नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में। आपको यह बता दें, यह योजना भारत सरकार के ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही ऐसे प्रतिभावान छात्रों की खोज करना जो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। और ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों में से एक है प्रांजल श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रांजल ने भी अपने आसपास और अपने समाज की समस्याओं को देखते हुए किया है कुछ ऐसा ही आविष्कार। आइए देखते हैं क्या है वह आविष्कार और देखते हैं प्रांजल की कहानी। एक सेब नीचे क्यों गिरा, भाप से ढक्कन क्यों उछल गया, और न जाने कितनी ही ऐसी बातें जो रोज घटित होती रही हैं हमारे आपके सामने, पर कोई एक ही इन साधारण सी घटनाओं पर ध्यान देता है और समस्त मानव जाति के लिए हो जाता है एक कल्याणकारी आविष्कार जो सदियों तक लोगों का भला करता रहता है। हमारे आसपास भी ऐसे प्रखर बुद्धि के लोग हैं, देखने में भले ही साधारण हों परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली छात्र हैं प्रांजल श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। एक दिन रास्ते में गांव जाते हुए चाय की दुकान पर चाय बनती देख प्रांजल के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बनाया थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जनरेटर। हेलो प्रांजल, कैसे हैं आप? फाइन मैम। प्रांजल, आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो ये एक गैस के स्टैंड की तरह है। जैसे जब हम लोग खाना पकाते हैं तो जो हीट ऊपर जाती है वो तो बर्तन सोख लेता है, लेकिन जो इस साइड में निकल के वेस्ट हो जाती है उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो मेरा ये स्टैंड उस वेस्ट हीट को यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए है। तो ये जो मेरा स्टैंड है ये 2:3 के प्रपोर्शन पे काम करता है। अगर इसके आप आधा घंटा खाना पकाएंगे तो ये आपके फ़ोन या लाइट को 45 मिनट्स तक पावर दे सकता है। इसका यूज़ हम जैसे गांव में रिमोट एरियाज़ में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जहाँ कंटिन्यूस फायर यूज़ होती रहती है, दूसरा फैक्ट्री जहाँ मेल्टिंग और हीटिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं वहाँ से यूज़ कर सकते हैं ताकि हाई पावर आउटपुट मिल सके। दूसरे से सोल्जर्स हैं BSF के बॉर्डर्स पे रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं तो उनके लिए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रूव हो सकता है ये। प्रांजल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे मेरा बैकग्राउंड भी गांव वाला है, तो जब मैं छुट्टियों में गांव जाता था तो मैं ये ऑब्जर्व करता था कि वहाँ 6-6 घंटे लाइट नहीं आती थी, स्पेशली रात के टाइम में। तो वहाँ की जो औरतें होती थी वो लालटेन लगा के या छोटा सा कुछ रोशनी जला के खाना पकाती थी। तो मैंने ये सोचा कि जो हीट निकल रही है इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लाइट भी आ जाए, वह खाना पकाने में भी कोई असर ना पड़े। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया लाया। जैसे ही मैं घर आया तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा ये पेल्टियर मॉड्यूल से कंपोनेंट होता है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो फिर मैंने फर्दर रिसर्च की और फिर लास्ट में मैंने इसका निर्माण किया। प्रांजल में बचपन से ही एक अन्वेषक छुपा हुआ था जिसे उनके माता पिता और शिक्षकों ने पहचाना और उनकी इस प्रतिभा को तराशा। प्रांजल को साइंस प्रोजेक्ट में बचपन से ही इंटरेस्ट था। वो बचपन से ही कुछ ना कुछ बनाता रहता था, उसको अच्छा लगता था कुछ बना। धीरे धीरे उसने स्कूल में साइंस में अपना पार्ट लेने लगा। फिर जब वो 6th क्लास में आया तो उसकी एक टीचर थी चारू मैम, वो जब उसके कांटेक्ट में आई तो उसने प्रांजल का ये इंटरेस्ट उन्होंने देखा तो वो प्रांजल को हर वक्त इनकरेज करती रहती है कि तुम अच्छा करते हो, तुम और अच्छा इस बना सकते हो। तो प्रांजल इस बात से और इनकरेज होने लगा और प्रांजल और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगा और अलग अलग स्कूलों में जाकर उसने पार्ट भी लिया और वो ये चीज़ जीता भी, वहाँ पे जाके अभी गोल्ड मेडल भी जीता कई स्कूलों में। फिर ये मानक इंस्पायर अवार्ड उसको आया और उसने जब उसमें पार्ट लिया तो उसको नेशनल अवार्ड मिला इसके लिए। और फिर ये चीज़ जान के हम लोग को भी बहुत खुशी हुई और उसके चारू मैम को भी हम लोगों ने ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुई इस बात को लेकर के और उन्होंने भी प्रांजल को बहुत बधाई दी। तो प्रांजल इस फील्ड में उनकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से आया और उसको ये नेशनल अवार्ड मिला। आपको याद है मैंने फॉर्म भरा था इंस्पायर अवार्ड गर्मी छुट्टियों में, तो सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो सुन रहे हैं, प्रांजल का सिलेक्शन हो गया भाई जिसमें भरा था वो इंस्पायर अवार्ड मानक में। अरे बधाई भाई, बधाई। अरे वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात, अरे वाह, बहुत से भाई, आपको भी बधाई। थैंक यू। अरे वेरी गुड भाई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको प्रांजल की इतनी बड़ी उपलब्धि देखकर कैसा महसूस हो रहा है? मैं स्वयं को सपरिवार गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ
कि प्रांजल ने इतनी कम उम्र में समाज की समस्याओं को समझा और उसका एक सफल प्रयास कर थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जनरेटर बनाया, जिसके लिए 2018 में भारत का इंस्पायर मानक अवार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। यह आविष्कार दूर दराज के गांव, कस्बों और कम आय के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अपने इस आविष्कार के लिए प्रांजल को भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस आवश्यकता है उसे सही समय पर पहचानने और तराशने की। तो ये थी प्रांजल की कहानी। दोस्तों, जिस प्रकार प्रांजल ने अपनी समझ, अपनी जिज्ञासा और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके अपने समाज ही नहीं, अपने देश को भी विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी समझ, अपनी प्रतिभा और अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल करके अपने देश को एक कदम विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। बने जागरूक और जाने अपने अधिकारों को, कानून कहता है के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज कानून कहता है कि इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इस कानून की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या है इस कानून का इतिहास। ये सन 1992 की बात है, जब राजस्थान में एक गवर्नमेंट सर्विस करती हुई महिला का गैंगरेप हुआ था। तो जो वो महिला थी वो राजस्थान में जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उनके खिलाफ काम करती थी। इसके बाद कुछ एनजीओज़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनमें से जो मुख्य एनजीओ था उसका नाम था विशाखा। विशाखा ने जो एक पीआईएल दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करी। उनको बोला जाता है विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो एक लैंडमार्क केस था, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज की। जो आज का कानून है वो जो अराइज हो रहा है वो हो रहा है विशाखा गाइडलाइंस से। तो इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन जानने से पहले बहुत ज़रूरी होगा कि विशाखा गाइडलाइंस में क्या प्रोवाइडेड था। विशाखा गाइडलाइंस में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। व्हाट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इन गाइडलाइंस में ये भी प्रोवाइड किया गया है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है और एक जो एम्प्लॉयर है जो आपको नियुक्ति दे रहा है, नियोक्ता की क्या जिम्मेदारियां हैं महिलाओं के प्रति। और ये भी प्रोवाइड किया गया है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कमिटी बनने चाहिए। जो वेरियस समितियां हैं, एक वर्क प्लेस की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और लास्टली इसमें यह भी प्रोवाइडेड है कि क्या रिलीफ मिलनी चाहिए इन केसेस में महिलाओं को। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का जो एक्ट 2013 में आया है, इसके क्या एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं। महिलाओं को काम करने वाली जगहों पर माहौल सुरक्षित बनाकर उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो सेकंड चीज़ है वो ये है यौन उत्पीड़न की रोकथाम। किस तरीके से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आपके पास रिड्रेसल के ग्रीवियंसेस जो आपके हैं वो किस तरीके से रिड्रेस करे जा सकते हैं, किस तरीके से जो शिकायतें हो रही हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न सेक्शन 2D में डिफाइंड है। यौन उत्पीड़न के तहत अवांछित यौन स्वभाव के व्यवहार आते हैं और जो इसमें स्पेसिफिक क्लॉजेस दिए हुए हैं सेक्शन 2D में, वो ये बोलते हैं छूना या छूने की कोशिश करना। यदि कोई आदमी किसी महिला को छूता है या छूने की कोशिश करता है, शारीरिक रिश्ता बनाने या बनाने की मांग करता है, या फिर
यौन स्वभाव की बातें या व्यवहार करता है। इसमें यह भी इंक्लूडेड है यदि कोई ऐसा मौखिक, अमौखिक, सांकेतिक व्यवहार करना जो महिला को पसंद ना हो, या फिर यौन स्वभाव की तस्वीरें या सामग्री दिखाना। अगर महिला की इच्छा के विरुद्ध नहीं है वो, तो वो यौन उत्पीड़न के डेफिनेशन में नहीं आएगा। यौन उत्पीड़न के कुछ अन्य अप्रत्यक्ष रूप भी हैं। कार्यस्थल के माहौल को ऐसा बना देना जिससे काम करना मुश्किल हो जाए, ये भी एक यौन उत्पीड़न का रूप है। यौन कार्य करने के एवज में महिला को तरक्की देना या यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध ठुकराने पर महिला का रोजगार में नुकसान पहुंचाना एक रूप है यौन उत्पीड़न का। जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है कार्यस्थल की। इस कानून में कार्यस्थल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें आते हैं सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र के कार्यालय, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्टेडियम या जहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो कवर होती है वो घरेलू श्रमिक, यानी अगर किसी के निजी स्थान पर भी जो एम्प्लॉयड हैं, घरेलू श्रमिक भी आपके कार्यस्थल के डेफिनेशन में कवर्ड होंगे। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित केवल महिला ही हो सकती है। ये एक्ट पुरुषों पर नहीं लागू होता। धारा 2 का में प्रिस्क्राइब्ड है वो महिला जो किसी कार्यस्थल पर बतौर कर्मचारी नियुक्ति की गई हो, कर्मचारी ना हो पर कार्यस्थल पर बगैर तनख्वाह काम कर रही हो, या एक घरेलू श्रमिक हो। महिलाएं जिनके पूरे समय प्रतिदिन 8 घंटों या कुछ घंटों के लिए काम किया जाता है, वह भी इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सेक्शन 2G में नियोक्ता कौन है? किसी भी कार्यालय में पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति व्यवस्था, निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हो, वो इस एक्ट के तहत नियोक्ता कहलाता है। 2013 के कानून व नियमों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए, अलग अलग संगठनों के लिए अलग अलग कमेटी स्थापित करना ज़रूरी है। तो जो एक्ट है वो हमें 2 कमिटीज़ के बारे में बताता है। एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आंतरिक शिकायत समिति, और दूसरी है लोकल कंप्लेंट कमेटी यानी स्थानीय शिकायत समिति। जो आंतरिक समिति है इसका जो संगठन होगा वो जो सीनियर मोस्ट फीमेल ऑफिसर आपकी यूनिट की होगी, एक वो मेंबर होगी। इसके अलावा 2 ऑफिसर्स जो आपके वर्क प्लेस के हैं वो इसके मेंबर होंगे, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट NGO मेंबर होगा जिसका ऑफिस से कुछ भी लेना देना ना हो। जो ये 4 मेंबर्स हैं उनमें 50 मेंबर्स जो होने चाहिए, 50% मेंबर्स जो होने चाहिए वो महिलाएं होनी चाहिए। हर सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। कार्यस्थल जहाँ पे 10 से कम कर्मचारी हों और जहाँ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाई गई है, उनकी जो शिकायतें जाती हैं वो स्थानीय समिति के पास जाती हैं। और जहाँ शिकायत खुद नियोक्ता यानी मालिक के खिलाफ हो, उसकी भी जो शिकायतें जाएंगी वो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के पास जाएंगी। जिलाधिकारी जो है वो स्थानीय शिकायत समिति का गठन हर जिले में यानी हर डिस्ट्रिक्ट में करेगा। कि स्थानीय समिति के मुख्यतः 5 मेंबर होते हैं। जो समिति की अध्यक्ष होगी वो एक महिला होती है। फिर एक महिला ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगर पालिका से नियुक्त होगी। एक NGO या गैर सरकारी संस्थान के सदस्य होंगे तथा जिला के समाज कल्याण व महिला बाल विकास विभाग से एक अधिकारी। सेक्शन 9 जो है एक्ट का, उसमें प्रोवाइडेड है कि क्या प्रोसीजर है आखिरकार शिकायत दर्ज कराने का। जो शिकायत है वो अग्रीव्ड वुमन या जो पीड़ित महिला है उसको 3 महीनों के अंदर करनी होती है। 3 महीने के अंदर उसको शिकायत दर्ज करानी है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं कि किसी कारणवश वो नहीं करवा पाई है 3 महीने के अंदर, तो ये पीरियड 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। पीड़ित महिला है वो कंप्लेंट खुद दायर करे। अगर वो किसी भी तरीके से असमक्ष है कि वो अपनी कंप्लेंट खुद दाखिल कर सके, तो उसके बिहाफ पे उसका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी अन्य इंसान कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट की 6 कॉपियाँ ICC या लोकल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होती हैं। जैसे ही ये कंप्लेंट फाइल होती है, जो सबसे पहला जो एक्शन है जो एम्प्लॉयर या जो ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसको लेना चाहिए, वो होता है कंसिलिएशन का, यानी आपसी समझौता, सुलह। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट में। पीड़ित महिला चाहे तो जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले समिति से
प्रतिवादी के साथ आपसी बातचीत, समझौता, सुलह कराने का अनुरोध कर सकती है। इस तरीके से आईसीसी को जांच करवानी है, जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 11, 12 और 13 में एक्ट के। सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव होने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी शिकायत की प्रारंभिक जांच कराई जाती है। फिर आपकी इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन डिसाइड होती है कि क्या कोई अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। केस के रिकॉर्ड्स तैयार करे जाते हैं, सुनवाई होती है। अगर सुनवाई में कोई भी पार्टी मौजूद नहीं है तो एक्स पार्टी हियरिंग यानी एक पक्षीय निर्णय लिया जाता है और फाइनल ऑर्डर दिया जाता है कि शिकायतकर्ता को आखिरकार राहत क्या मिल सकती है इस एक्ट के तहत। एक्ट हमें दो तरीके की रिलीफ्स प्रोवाइड करता है, एक अंतरिम राहत दैट इज़ इंटरिम रिलीफ और एक परमानेंट रिलीफ यानी स्थायी राहत। अंतरिम राहत जब तक आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है तो आपको जो अंतरिम राहत मिल सकती है वो हो सकती है तबादला और छुट्टी। जो अग्रीव्ड वूमन है वो चाहे तो सस्पेंड करा सकती है दूसरे इंसान को या उसका ट्रांसफ़र करवा सकती है। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 12 एक्ट में। जो अन्य उपाय हैं वो ये हैं कि शिकायत करने वाली महिला का काम करने की क्षमता से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने का काम जो प्रतिवादी है उसको नहीं दिया जाएगा। जो उसका इमीडिएट सीनियर है वो उसका करियर रिपोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। जो स्थायी रिलीफ है वो ये है कि आपको जो भी कॉम्पनसेशन उस महिला को इंटाइटल्ड है सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 16 और 17 जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं शिकायतकर्ता के अधिकार। शिकायतकर्ता का जो यौन इतिहास है वो जांच का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। शिकायत दायर करने की वजह से शिकायतकर्ता की नौकरी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। महिला की पहचान गुप्त रखनी चाहिए, यानी जो आइडेंटिटी है महिला की उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। महिला के बयान के लिए एक तरफ से दिखाने वाले शीशा या वीडियोग्राफी का उपयोग करना चाहिए। अगर महिला एफआईआर दर्ज करना चाहती है तो उसकी मदद करनी चाहिए आईसीसी को। महिला द्वारा कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करना, ये सेक्शन 18 प्रोवाइडेड है। अगर आईसीसी का डिसीजन महिला के फेवर में नहीं आता है उसके पास सेक्शन 18 में अपील की रेमेडी भी दी गई है। दीवानी, श्रमिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत शिकायत की सुनवाई करना और इसे निपटाने की जिम्मेदारी इन समितियों को दी गई हुई है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर दोनों पक्षों के बीच समझौता, सुलह यानी मीडिएशन करवाने का भी जिम्मेदारी इन समितियों पर है। समझौता अगर नहीं हो पा रहा है तो जो प्रारंभिक जांच है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वो भी आईसीसी के थ्रू करवाई जानी है। ये शिकायतकर्ता की जो जांच है उनको विद इन 90 डेज पीरियड में उस पर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उनको अपनी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत करनी है और उनको एक रिपोर्ट बनानी है कि कितनी शिकायतें उनके पास दर्ज करी गई, उन्होंने कितनी शिकायतें पे एक्शन लिया गया और उनकी क्या प्रोग्रेस रही। अंडर द एक्ट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। कार्यस्थल पर कार्य करने लायक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, टू मेंटेन अ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नियोक्ता की है। नियोक्ता को कार्यालय कार्यस्थल पर खुली व स्पष्ट जगह पर यानी नोटिस बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समिति का नाम, पता व दंडात्मक प्रावधानों का लिखा जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को जागरूक करने की, संवेदनशील बनने के लिए समय समय पर कार्यशालाएं व प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने का कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति को शिकायत के निस्तारण में जिन सूचना की आवश्यकता हो वो प्रदान करनी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति का यह दायित्व है कि नियोक्ता को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इस प्रतिवेदन में कितने मामले आए, कितनों का निस्तारण किया गया और इसकी रिपोर्ट उसको जिला अधिकारी को प्रेषित करनी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए इसी जीत की उम्मीद के साथ बढ़ चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, उम्मीद की किरण। हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग।
पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब थोड़ा जानना चाहते हैं। हर कोई ये करने में थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमको ऐसी स्पीच देनी पड़ती है जो कुछ लोगों के सामने होते हैं। जैसे कि शायद आपकी एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या आप अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने ऑफिस कलीग्स के सामने, या हो सकता है कि स्टेज पे आप और बड़ी ऑडियंस को फेस करें। ओकेजन चाहे कुछ भी हो, हमारी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाएँ, उससे इंटरेस्ट लें और हमारी ऑडियंस वहाँ से कुछ सीख कर जाए, हमारी एक अच्छी इमेज बने। तो सबसे पहली टिप है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में एक रिसर्च करें कि आपकी ऑडियंस, आपके जो श्रोता हैं वो हैं कौन। जैसे कि अगर आपको अपनी स्पीच बहुत ही कम उम्र के स्टूडेंट्स को देनी है तो आपके वर्ड्स की चॉइस, सेंटेंसेस की चॉइस, स्पीच देने का तरीका भी वैसा ही होगा कि वो स्टूडेंट्स आपकी बात समझें और रिलेट कर पाएँ कि जो भी स्पीच आपने तैयार करी है उस स्पीच की बहुत अच्छे से रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने। जितने ज़्यादा आप अपने आप को चैलेंजेस देंगे रिहर्सल के टाइम पर, उतनी ही अच्छी आपकी एक्चुअल स्पीच होने वाली है।